चलिए देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान का मैप है। इंडियन ज्योग्राफी में हम आपको बताए थे कि पहले क्या पढ़ना है, पर्वत। तो पर्वत तो हम पढ़ा दिए थे पहले ही। उसके बाद 2 नंबर में क्या पढ़ना है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। मैदान चल रहा था ना। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या पढ़ना है, पठार। पठार के बाद आपको क्या पढ़ना है, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। तो हम आपको बताए थे कि उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला क्या होता है। हिमालय के बारे में पूरा हम लोग पढ़ लिए थे, ये खत्म हो गया था। अब यहाँ पर मैदान के बारे में बताना था। मैदान के बारे में कल थोड़ा सा बता भी दिए थे। देखिए, उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र होता है वो सबसे पहले आपका यहाँ पर कौन कौन से आएंगे स्टेट, यहाँ पर देखिए, ये आपका पंजाब और हिमाचल आएगा कि नहीं आएगा, हिमाचल आएगा, हिमाचल नहीं आता है। यहाँ से पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तराखंड आएगा, नहीं, उत्तराखंड किधर आता है, वो पर्वतीय क्षेत्र में आता है। इधर से पंजाब, हरियाणा, उसके बाद यूपी का पूरा, और उसके बाद मध्य प्रदेश का ये थोड़ा सा पार्ट। इधर जाएंगे तो झारखंड आएगा, नहीं, झारखंड आता है किस में, आपका पठारीय क्षेत्र में आता है। ऊपर चलेंगे, उत्तराखंड आ जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में। ये आपका यूपी पूरा आ जाता है, बिहार पूरा आ जाता है। और जब आगे चलेंगे तो ये बंगाल का ये टोटल क्षेत्र आ जाता है, ये सब। उसके बाद इधर जब चलिएगा तो असम का ये टोटल क्षेत्र। अब यही आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या होता है कि आपका एक तो होता है ये तिब्बत से मानसरोवर झील से जो निकल कर आती है, कौन सी नदी, सिंधु नदी। दूसरा सतलज, और एक होती है इधर से ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से गंगा नदी निकल के ऐसे जाती है। ठीक, ये गंगा नदी निकल के यहाँ जाके मिलती है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया, इधर वाले को सिंधु नदी का विशाल मैदान। किस नदी का, सिंधु नदी का विशाल मैदान, जो कि पाकिस्तान में भी हो जाता है, लेकिन हमको केवल हिंदुस्तान का पढ़ना है, ये भी बता दिए थे। बीच में जो है आपका गंगा नदी का ये विशाल मैदान, किसका, गंगा नदी का विशाल मैदान। इधर वाला जो बच गया ये किस नदी का, ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। और गंगा नदी के विशाल मैदान में आपका इसे घूम करके ये पश्चिम बंगाल टोटल आ जाता है। तो देखिए, ऊपर वाला सिंधु नदी का, बीच वाला गंगा नदी का, इधर ब्रह्मपुत्र नदी का। गंगा नदी को हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है, ऊपरी गंगा। किस नाम से जाना जाता है, ऊपरी गंगा। और उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य भाग को मिला, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के मध्य भाग को मिला करके क्या बोला जाता है, ये बिचली गंगा, मध्य गंगा या बिचली गंगा। और बिहार के ये पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल के ये टोटल भाग, ये सब को मिला करके बोला जाता है निचली गंगा। अर्थात ये नीचे आ जाता है, थोड़ा सा किधर आता है, नीचे। तो सबसे ऊपर जो ऊपरी गंगा, बीच में मध्य गंगा और सबसे नीचे निचली गंगा। तो ये तो आपका गंगा के विशाल मैदान हो गया। इधर तो आपका सिंधु का विशाल मैदान हो गया, जो कि कुछ चला जाता है पाकिस्तान में, ये सब क्षेत्र इधर वाला। इधर वाला क्षेत्र हमारा आ जाता है हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में देखिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, यही हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अब यहाँ पर मिट्टी के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी केवल ये जानेंगे कि हमारा विशाल मैदान आखिर है क्या। तो विशाल मैदान कहाँ से कहाँ तक है। इस विशाल मैदान के ऊपर जाएंगे तो ये सब उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला है। जैसे जम्मू कश्मीर किस में आएगा, विशाल मैदान में कि विशाल पर्वत में, उत्तर भारत के विशाल पर्वत में आ जाएगा। जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश, पर्वत में आएगा, मैदान में, पर्वत में। उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पर्वत, उसके नीचे असम, असम आता है मैदानी क्षेत्र में। ये ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल मैदानी क्षेत्र, बिहार मैदानी। झारखंड किस में आएगा, झारखंड आता है इधर पठारी क्षेत्र में। ठीक, तो झारखंड को छाप देते हैं हम लोग, केवल बिहार, उसके बाद यूपी, उसके बाद इधर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब किस में आएगा, ये सब मैदानी क्षेत्र में आता है। और मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर कल बता दिए थे कि किस किस नदियों के बीच में, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं,
दोआब कहते हैं। तो किन दो नदियों के बीच में कौन सा दोआब बनता है ये बताए थे कल, इसको फिर से बताना पड़ेगा, फिर से बता दें। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका ये पंजाब है, ठीक, ये कौन सा है, पंजाब है। पंजाब में कौन सी नदी बहेगी, 5 गो नदियाँ बहती है। जैसे देखिए ये आपका ऊपर कौन सा, ये जम्मू कश्मीर, उसके नीचे यहाँ पे पंजाब मिलेगा। इधर से तिब्बत से मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकल के आती है, सिंधु नदी ऐसे निकल के आती है। यहीं से आपका कौन सा नदी निकल के आती है, क्या बोलते हैं, सतलज नदी, वहीं से ना निकलती है। यहीं से ब्रह्मपुत्र निकल के इधर चली जाती है, ठीक। तो यहाँ पर हम बताए थे कि जो सिंधु नदी है इसका विशाल जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी नदियाँ जा कर के मिल जाती है। तो सबसे पहले सिंधु नदी में पंजाब में कौन सी नदी जा कर के मिलेगी, झेलम। तो जब झेलम नदी जा कर के सिंधु नदी में मिल जाएगी तो दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, दोआब कहते हैं। तो दोआब कहते हैं। तो ये सिंधु नदी और झेलम नदी दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को कौन सा दोआब, सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब कहते हैं, सिंधु सागर दोआब। अब यहाँ पर झेलम नदी से नीचे आइएगा तो कौन सा नदी, चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है वो किस में जाकर मिलेगी, ये चिनाब नदी जाकर मिलती है इसी में, सिंधु नदी में। तो इसमें जब चिनाब मिलेगी, चिनाब को सी से कर देते हैं, तो चिनाब और झेलम दोनों के बीच के क्षेत्र में ये जो दोआब बना इसको किस नाम से जाना जाता है, चाझ दोआब। यानी कि चिनाब नदी का ले लिया चा और झेलम नदी का ले लिया झ, दोनों मिल के दोनों के बीचवा में जो दोआब बना उसको बोलते हैं चाझ दोआब। क्या बोलते हैं, चाझ दोआब। उसके बाद ये जैसे चिनाब से नीचे आइएगा तो एक नदी है, उसका क्या नाम है, रावी। रावी जा कर के इसमें मिल जाती है, किसमें, चिनाब में। अब जब रावी इसमें मिल जाएगी तो रावी को आर से सूचित कर देते हैं। आज चिनाब और रावी नदियों के बीच में जो दोआब क्षेत्र बना उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है रचना। अर्थात र से रावी और चना से चिनाब नदी, चना से चिनाब और र से रावी। तो रावी और चिनाब के बीच में बने हुए दोआब क्षेत्र को रचना दोआब कहते हैं। कौन सा दोआब, रचना दोआब। सिंधु और झेलम के बीच में बने हुए दोआब को सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में बने हुए दोआब को चाझ दोआब। जबकि चिनाब और रावी के बीच में बने हुए दोआब को रचना। रचना क्यों बोले, रावी और चिनाब दोनों नदियों को सहयोग से मिला। चाझ क्यों बोले, क्योंकि ये चिनाब और झेलम दोनों नदियों के सहयोग से मिला। तो चिनाब का च हो गया, झेलम का झ हो गया, दोनों मिलकर चाझ हो गया। उसी प्रकार आगे चलिएगा तो एक और नदी मिलेगा जिसका क्या नाम है, उसका नाम है ब्यास नदी। क्या नाम है, ब्यास नदी। तो ब्यास को बी से सूचित कर दे। ये ब्यास नदी और रावी नदी दोनों के बीच में जो दोआब बना उसको क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, बारी दोआब। क्या नाम दिया गया, बारी। बारी मतलब ब से ब्यास और र से रावी। तो ब्यास और रावी के बीच में बने हुए दोआब क्षेत्र को बारी कहते हैं, ठीक। एक सबसे बड़ी नदी है जो इसकी सहायक है, किसका, ये सिंधु नदी का जो है सतलज नदी, यहीं से निकल कर आती है और ये आकर के कहाँ मिल जाती है, ये इसी में मिल जाती है, सिंधु में। यहाँ जब मिल जाएगी तो यहाँ ब्यास और ये कौन सा नदी नीचे, सतलज। ये कौन सा नदी, सतलज। तो ब्यास और सतलज के बीच में बने हुए इस दोआब क्षेत्र को क्या कहते हैं, बिस्त दोआब। बिस्त दोआब। ब से ब्यास और सत से सतलज नदी। ब से ब्यास, सत से सतलज नदी दोनों के बीच में, अर्थात ब्यास और सतलज के बीच में बने दोआब को क्या कहेंगे, बिस्त दोआब। तो यहाँ तक दोआब में कोई दिक्कत बता दीजिएगा। अब बताइए, सिंधु और झेलम के बीच में बने हुए दोआब को किस नाम से जाना जाता है, सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब दोनों के बीच में बने हुए चाझ। झेलम और चिनाब के बीच में चाझ। चिनाब और रावी रचना। रावी और ब्यास बारी। ब्यास और सतलज बिस्ता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कौन सा ये स्टेट है, ये पंजाब है। यहाँ कितनी, यहाँ से कई गो नदी गुजरी, 5 गो। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास,
सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 5 गो नदी गुजरी, इसलिए पंजाब को क्या कहा जाता है? 5 नदियों के भूमि पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब। तो ये हमारा उत्तर भारत का विशाल ये मैदानी क्षेत्र था, बीच में गंगा का मैदानी क्षेत्र, उसके आगे इधर चलिए तो ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में जब नदियाँ प्रवेश करती है तो ये कल बताए थे कि पहाड़ पर नदियों का वेग ज़्यादा होता है और मैदानी क्षेत्र में आकर उसको नदियों का वेग कम हो जाता है। तो पहाड़ों पर से जहाँ मैदानों में प्रवेश करती है नदियाँ, जब पहाड़ पर से नदियाँ चलेगी यहाँ से ऐसे चलते चलते यहाँ से नदियाँ जहाँ मैदानी में यहाँ गिरेगी, प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर पहाड़ों पर से बहुत सारे कंकर तोड़ कर लाती है, बड़ा बड़ा बोल्डर पत्थर तोड़ कर लाती है। तो यहाँ जो जमा हो जाता है वो बोल्डरवा, उसको क्या नाम दिया गया? इस पत्थर वाले क्षेत्र को जहाँ जमा हो जाता है इसको क्या कहते हैं? भावर प्रदेश। भावर, कौन सा प्रदेश? भावर प्रदेश। नदियाँ पहाड़ों पर से चलती है, मैदानों में प्रवेश कर जाती है, और जहाँ पर ये पहाड़ों पर से पत्थर को तोड़ ताड़ कर मैदानों में ले जाकर गिरा देती है, अब पत्थरवा जहाँ सब जाकर एकत्रित हो जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भावर प्रदेश। और यहाँ से भावर प्रदेश से जब पानी आगे चलता है तो ये नदियाँ आगे चल रही है। जब नदी जब आगे चलेगी तो कभी कभी नदी में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि बाढ़ ला देता है पूरा। जब बाढ़ आएगा तो नदी के किस साइड, बाएं साइड की दाएं साइड बाढ़ आएगा? दोनों साइड बाढ़ आता है। तो बाएं साइड भी इधर भी बाढ़ आएगा और दाएं साइड इधर भी बाढ़ आएगा। तो बाढ़ वाले क्षेत्र में जब पानी लेकर जाएगी नदियाँ तो महीन महीन मिट्टी, कादो, क्या बोलते हैं उसमें, नमक जिसको सोडियम बोलते हैं, वो सब, और उसमें जितना सारा कचरा होता है नदी में, उस सब बाढ़ जिधर जाएगा उधर पानी के साथ बह जाता है ना, वहाँ जा कर के ये जमा हो जाता है, पानी फिर वापस आ जाता है। तो जहाँ जिस मिट्टी में जा कर के वो कचरा जमा हो गया उस मिट्टी को कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। तो खादर ऊपर भी होगा, खादर नीचे भी होगा, खादर ऊपर भी होगा, खादर नीचे भी होगा। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? अब चलिए, ये जब खादर प्रदेश है, यहाँ तो बाढ़ बार बार आएगा, नदी में पानी जा रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, दोनों तरफ उपला जाएगा, दाहिने भी बाढ़ आएगा और बाएं भी बाढ़ आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आवश्यकता से भी ज़्यादा पानी आ गया तो जहाँ तक बाढ़ बार बार जाता था कहीं उससे भी ज़्यादा आपकी बाढ़ हो जाएगा। तो ये बार बार खादर प्रदेश में बाढ़ जाता है, ऊपर भी बार बार खादर प्रदेश में बाढ़ जाता है। कभी नदी में जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उपला कर खादरों से ऊपर पानी टेल देगा। इधर जब ऊपर टेल देगा तो ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ कभी कभी बाढ़ पहुँचा, उसी प्रकार से नीचे भी पानी टेलेगा तो नीचे वाले क्षेत्र में कभी कभी पानी पहुँचा, तो इसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। तो नीचे भी क्या हो जाएगा? बांगर। अब देखिए यहाँ पर ये खादर वाला क्षेत्र और बांगर वाला क्षेत्र दोनों मिल करके कौन सा क्षेत्र कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी कहलाएगा? जलोढ़ मिट्टी। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला खादर और दूसरा बांगर। तो पहला खादर, दूसरा बांगर। खादर को क्या बोलते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी। जबकि बांगर को बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्यों पुरानी बोलते हैं? क्योंकि मान के चलिए कि बाढ़ कहीं पर आ गया, अब 5 साल तक वहाँ बाढ़ नहीं आया, 10 साल तक वहाँ बाढ़ नहीं आया, तो उस क्षेत्र को बांगर बोलते हैं। तो वहाँ की मिट्टी पुरानी जलोढ़ हो जाएगी, और जहाँ हर साल बाढ़ आ रहा है वहाँ की मिट्टी खादर होगा और उसको नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी। तो अभी हम लोग मिट्टी नहीं पढ़ेंगे, अभी केवल क्षेत्र जान रहे थे कि ये नदियाँ ऊपर से निकल कर ढल करके और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। अब मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ लाए कुछ भी लाए उससे मतलब नहीं है, आगे चली जाती है। जब मैदानी क्षेत्र में जाती है तो नदियों के चाल एकदम सुस्त पड़ जाता है, धीरे हो जाता है। तो इस जितना कचरावा होता है ना महीन महीन, इस सब मुहाना पर जा करके ये जमा होने लगता है। जब जमा होने लगेगा तो कुछ समय के बाद ये क्या बनता है? त्रिभुज के आकार के बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेल्टा। तो मुहाने पर जाकर बनाएगा डेल्टा। तो ये नदी गंगा, ये नदी पहाड़ों पर से उतरी और मैदानी क्षेत्र में किस तरीके से प्रवेश कर गई ये पता चला।
अब बताइए कि मैदानी क्षेत्र में कोई भी, जैसे उत्तराखंड से गंगा नदी निकल के आएगी, यूपी में प्रवेश करेगी, यूपी में ऐसे बहते बिहार में प्रवेश करेगी, और जितनी सारी नेपाल से प्रवेश करके तिब्बत से नदी आती है, काली, तीस्ता, गंडक, जितने सारी नदियाँ हो, कोसी, ये सब आके किस में मिलेगी? गंगा में। सब आके किस में मिलेगी? गंगा में। इधर से सोन वगैरह जो भी जाती है सब किस में मिलता है? गंगा में। अब गंगा में जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो दोनों तरफ उपलाएगा, पूरा बिहार में क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाता है। तो जब बिहार में बाढ़ हो जाता है तो बिहार की मिट्टियाँ क्या है? जालोद है कि खादर है कि बांगर है? ज़्यादातर मिट्टियाँ खादर। और जहाँ बिहार में बाढ़ नहीं पहुँचता है, कभी कभी पहुँचता है, तो वहाँ की मिट्टियाँ बांगर। तो ये सब मैदानी क्षेत्र में हर जगह वैसा ही होता है, सिर्फ बिहार में ही नहीं, ये आपका असम में भी यही आपका काम करता है जो अभी ये बताए हैं नदियाँ। आपका इधर जाइएगा यूपी में भी यही काम करेगा, इधर पंजाब हरियाणा में भी यही काम करेगा। तो ये हमारा उत्तर भारत का विशाल ये मैदानी क्षेत्र हो गया। अब मैदानी क्षेत्र को जैसे छोड़ दीजिएगा तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उसके नीचे ये उड़ीसा, अब यहाँ से जब आइएगा तो ये गुजरात, ठीक, सब को ले लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सब ये कौन सा क्षेत्र में आएगा? तो इसको बोलते हैं पठारीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? पठारीय क्षेत्र। जबकि पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये सब किस क्षेत्र में आएगा? मैदानी क्षेत्र में आता है। वहीं पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश किस में आएगा? पर्वतीय क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्र भी जान गए, मैदानी क्षेत्र भी जान गए। अब कौन सा क्षेत्र बच गया? पठार। अब पठार को जानने के लिए थोड़ा सा पहले हम इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आप लोग ले लीजिए, नहीं तो इसको हम बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर रहे हैं। पठारीय क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको? कौन सा राज्य में? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब किस में आएंगे? पठारीय क्षेत्र में आएंगे। पठार क्या होता है पहले इसके बारे में कुछ पता है? तो वैसी मतलब कि ऊंचाई, वैसा पहाड़, क्या बोलते हैं उसको? पठार के बारे में पहले समझिए क्या होता है पठार। एक ऐसा समय था जब पहले पूरी दुनिया में दो ही लैंड थे। कौन कौन लैंड थे? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ये पृथ्वी गोल है, बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? हाँ, कौन सी रेखा गुजरती है? बीचों बीच से जब गुजरेगी, अर्थात ये क्या है? ये पूरी भूमि है, तो भूमि के बीचों बीच से अर्थात मध्य से गुजरेगी तो भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य से गुजरेगी तो भूमध्य रेखा, और भूमि के 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरेगी तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण से गुजरेगी तो मकर रेखा। तो पहले हमारा ये जो हिंदुस्तान था ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड कहाँ था पहले? तो पहले यहाँ पर था, और यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान था, दिखाई दे रहा है? यहाँ पर था। यहाँ से धीरे 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 ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार ये इंडियन प्लेट इसको बोला जाता है, या इसको इंडो प्लेट बोला जाता है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोल सकते हैं इसको। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये क्या हुआ कि धीरे धीरे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार ये कहाँ तक चला गया? धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहले आया होगा किस रेखा पर? पहले आया होगा भूमध्य रेखा पर, ठीक। कुछ वर्षों तक आया होगा भूमध्य, कुछ वर्षों के बाद ही ना आया होगा। इतना जल्दी तो नहीं है कि 10 वर्ष 20 वर्ष में आ गया होगा। एक साल में एक प्लेट 5 सेंटीमीटर हो सकता है। कितना हो सकता है? 5 सेंटीमीटर। तो अब बताइए कि ये कर्क मकर रेखा से ये कर्क रेखा पर जाने में कितना साल लग जाएगा? बहुत सारा दिन लग जाएगा, यानी कि लगभग 15-20 करोड़ वर्ष लगा होगा इसमें घसकने में। 15-20 करोड़ वर्ष लगा होगा इसको घसकने में। एक साल में कितना घस सकता है? 5 सेंटीमीटर घसक भी करता है, यानी कि हाँ अभी हो सकता है, अभी हो सकता है। तभी तो भूकंप आता है, तभी तो वो क्या कहते हैं हिमालय की ऊंचाई बढ़ते जाता है। पहले था 8,848, जबकि आज कितना हो गया है? 8,850।
मीटर में बोल रहे हैं हम, अर्थात 2 मीटर बढ़ गया। 2 मीटर में कितना फीट? लगभग 6 फीट, कम मतलब लगभग में को लेकर चलिए, लगभग 6 फीट। अब फीट को फिर चेंज कीजिए इंची में और तब सेंटीमीटर में, तब देखिए कि 1 साल में 5 सेंटीमीटर घसकबे करता है। तो ये 2 मीटर जो बढ़ा है, ये कितना साल लगा होगा हिमालय को बढ़ने में? बहुत साल लगा होगा। तो अभी भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार ये क्या होता है? प्लेट टकरा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो पहले हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ था? मकर रेखा पर था कि कर्क रेखा पर? मकर। नीचे क्या होता है? दक्षिण। ऊपर क्या होता है? उत्तर। तो दक्षिण वाले को क्या बोलते हैं? मकर। ऊपर वाले को कर्क। तो मकर रेखा से घसक कर चला गया किस रेखा पर? भूमध्य रेखा। अब बहुत वर्षों के बाद धीरे धीरे घिसकते घिसकते कहाँ चला गया? ये कर्क रेखा पर चला गया। तभी तो कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों को काटती है। तो बीचों बीच कर्क रेखा पर अभी हिंदुस्तान है। जी सर। गुजरात ये मोटा मोटी बना दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा पहले था कहाँ पर? पहले किस रेखा पर था? मकर। अब कहाँ पर? बीच वाला विषुवत। उससे भी जब ऊपर चला गया था किस पर? कर्क। इसके ऊपर देखिएगा तो ये सब हिमालय का पार्ट है। ये सब 5 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। हाँ, ऊपर अभी ऊपर घसकेगा तो ये गोल होता है ना, पृथ्वी क्या होता है? गोल। फिर ऐसे घूमते रहेगा। तो ये घसकते घसकते, अब ऐसा नहीं घिसकते घिसकते इसके इस रेखा से वो बाहर निकल जाएगा, आसमान में चला। ठीक। तो ये हिंदुस्तान घिसकते घिसकते कहाँ चला गया? कर्क रेखा पर। तो इसका मतलब कि हमारा जो हिंदुस्तान है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो ये कहाँ से घिसक के गया है? मकर। यानी कि हमारे हिंदुस्तान के लोग मकर रेखा पर भी रहे हैं। मकर रेखा के रहन सहन, प्राकृतिक बारिश सब अलग होता है। ये सब देख करके आए हैं। भूमध्य रेखा पर भी रहे हैं। यहाँ के रहन सहन, खान पीन ये सब अलग होता है। पेड़ पौधे, प्राकृतिक वनस्पतिक, बारिश, मौसम ये सब अलग होता है। ऋतुएं अलग होती हैं। और यहाँ से फिर आ गए कर्क रेखा पर। यहाँ के रहन सहन, पेड़ पौधा, वनस्पतिक सब अलग होता है। यानी कि हिंदुस्तानी लोग, अर्थात ये हमारा हिंदुस्तान के आदमी, ये सब घाट घाट के पानी पी करके तब आया है। कौनो घाट के पानी छोड़ा है? नहीं। मकर रेखा का भी पानी पिया, विषुवत रेखा का भी पानी पिया, और कर्क रेखा का भी पी रहा है अभी। क्या? सब पूरे घाट का पानी पिया गया। लेकिन बाकी एक बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका नामो निशान तक मिट गया, लेकिन आज भी ये हिंदुस्तान है। ठीक। और चाइना पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान को मिटा देंगे। जिसको ज्योग्राफी नहीं मिटा सका उसको क्या कोई मिटाएगा? कोई मिटाएगा? कोई नहीं मिटा सकता। यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा। कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों तक दौरा करते थे दुश्मन जहाँ हमारा। तो सब देश मिट जाता है, लेकिन हिंदुस्तान पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये ज्योग्राफी ही बताता है। और दूसरा चाइना कहता है कि हिंदुस्तान को ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान कहता है हिंदुस्तान ख़त्म। कौन ख़त्म करेगा? जिसको ज्योग्राफी नहीं ख़त्म किया वो उसको देश का ख़त्म करेगा? पहले अपना देखे। तो चलिए, ये जो था ये आपका क्या था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये कहाँ से खिसक कर कहाँ गया है? ये देख रहे हैं। अब ये भारत जब ऊपर चला गया है, तो ये जब ऊपर चला गया तो यहाँ पर ये कौन सा सागर है? देखिए, प्रायद्वीपीय पठार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं? वैसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो ये जो पठारीय क्षेत्र है कैसा है? ये प्रायद्वीपीय पठार होगा। ये तो इधर से देखिए, पूर्व है कि पश्चिम? पूर्व से पानी, पश्चिम से पानी, दक्षिण से पानी। तो जब 3 तरफ से पानी, तो क्या बन गया? प्रायद्वीप। तो इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में जितना पठारीय क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। तो यही जब प्लेट जब ये चल रहा था, नीचे से चल के ऊपर आ रहा था, तो नीचे तो ये क्या है? हिंद महासागर।
तो हिंद महासागर के नीचे भी तो धरती होगा। ऐसा तो नहीं है कि महासागर में ये तैरते हुए आ गया, हिंदुस्तान आके यहाँ लग गया, नहीं। हिंद महासागर के लेते हुए उसके नीचे भी धरती होगा, उस सब को लेते हुए आया और ये प्लेट टकरा गया किससे? अंगारा लैंड से। जाकर जब टकराया तो यहाँ पर हलचल हुआ, इसके आसपास में, इसके यहाँ पर जब हलचल हुआ तो यहाँ से अंदर से हलचल हुआ तो फूट करके क्या निकला? ज्वालामुखी। यहाँ से फूट करके क्या निकला? बहुत सारे ज्वालामुखी निकले फूट करके। और ये सब जाकर किधर ये सब फैल गए? ये सब फैल गए महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इधर के सारे क्षेत्र में क्या हुआ? फैल गए। तो जब भी देखिएगा कि ज्वालामुखी फूटता है तो उसके सिरा पर से क्या निकलता है? लावा निकलता है, आग का गोला निकलता है। सिर्फ और सिर्फ आग ही होता है, उसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? तो ज्वालामुखी जब फूटा तो इसमें से निकला लावा। क्या निकला? लावा। अब ये लावा जब निकला तो ये पूरा हमारे दक्षिण भारत में धीरे धीरे फैल गया। पहले फूटा, निकला, यहाँ फैल गया, फिर और निकला, उसके ऊपर से फैल गया, फिर निकला, उसके ऊपर से फैल गया। ऐसे ऐसे करते करते हमारे दक्षिण भारत का क्षेत्र की ऊंचाई क्या हो गया? बढ़ गया, ऊंचा हो गया। तो इसको बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जब ज्वालामुखी निकला तो ये सिर्फ भारत में क्यों गया? ये पनिया में काहे नहीं गया? वो आदमी थोड़े है ज्वालामुखी कि हम निकल रहे हैं, हेने भारत है तो हे नहीं चला जाए, हेने पानी है, हेने नहीं जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से जब ज्वालामुखी फूटा तो इधर भी आकर के छिटक कर इधर भी सब पड़ा। तो इधर वाले जब पड़ा तो इधर वाले के क्षेत्र को ऊंचा कर दिया। जब यहाँ से निकला तो पनियों में तो गिरा होगा सब, तो यहाँ तो पानी है तो इधर नीचे चला गया और नीचे जाकर के वहाँ के जितने सारी जंतु होंगे उसमें, जल में मछली होगी, घड़ियाल होगा, सब उसमें क्या हो गया? दब गया। दबने के बाद कुछ वर्षों के बाद, कुछ वर्ष ज्योग्राफी में कितने का होता है? 1000 वर्ष, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये दबने के बाद अंदर क्या बन गया? ये अंदर कोयला बन गया, पेट्रोल बन गया, यह क्या बन गया? सब पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल बन गया, किरासन तेल बन गया, मोम, पैराफिन मोम बन गया। तो ये सब दबने के बाद ये बन गया। तो ये महाराष्ट्र के बगल में देखिएगा तो अरब सागर में हिंदुस्तान में तेल उत्पादन करने वाले कौन सा स्थान है? मुंबई हाई। कौन सा? मुंबई हाई। किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में देखिएगा तो मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है, वो तेल उत्पादक क्षेत्र है। आखिर वो तेलवा बना कहाँ से? ये ज्वालामुखी फटा तो इसमें से लावा निकला। जब लौवा निकला तो ये पनिया में गिरा, पनिया में गया तो मछली दब गई, जानवर सब दब गया, वो बन गया क्या? पेट्रोल, पेट्रोलियम पदार्थ। उसी प्रकार से जब लावा निकला तो हेने से जब निकला तो हेने वाला आदमी क्या कहा? हट जाओ, हम निकल रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसा थोड़े बोला होगा। तो निकला और उसके बाद ऊपर से फैल गया, भारत में निकला और भारत में यहाँ आग का गोला पूरे भारत में फैल गया। तो इधर के सारे लोग क्या हो गए? दफन, सारे लोग खत्म, स्वाहा, चले गए बैकुंठपुर। अब ये सारे लोग अंदर बैकुंठपुर में दब गए। कुछ वर्षों बाद, अर्थात लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये बैकुंठपुर में ये दबे रह गए अंदर ही, बाहर नहीं निकले। बाहर जब नहीं निकले तो आप ये बताइए कि जब लावा निकलेगा तो नज़दीक में ज़्यादा रहेगा कि दूर ज़्यादा जाएगा? ज़्यादा नज़दीक में रहेगा। तो जितना लावा निकला ना, आग का गोला था, जब सूख गया तो जैसे देखते हैं ना सीमेंट बालू ये सब मिलाते हैं पानी वगैरह, तो गीला रहता है तो कैसा मुलायम रहता है, जब सूख जाता है तो हथौड़ा से भी मारते हैं तो नहीं फूटता है जल्दी। तो वही आग का गोला पहले क्या था? नॉर्मल था। आज जब ये कुछ वर्ष हो गया तो ये क्या होगा? हार्ड हो गया। तो आज भी देखिएगा तो दक्षिण भारत में क्या भूकंप नहीं आता है? क्यों? क्योंकि नीचे से जब भूकंप आएगा तो उसके ऊपर तो ढलाई किया गया है पूरा हार्ड एकदम। तो जब ढलाई किया गया है तो उसको कोनो असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। यही ढलाई ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में नहीं हुआ है, जिसके कारण से मिट्टी फाड़ करके लावा निकल जाता है, या भूकंप आता है तो तुरंत हिलने लगता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इधर ढलाई है नहीं है, इधर आग का ढलाई है। क्या चीज़ का ढलाई है? आग का, अर्थात लावा है केवल। भूकंप यहाँ जब ज्वालामुखी फटा तो यहाँ केवल लावा फैल गया, लावा का ढलाई हो गया, हार्ड हो गया। अब यहाँ महाराष्ट्र में कहीं भी कुछ भी निकल सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ढलाई मोटा हो गया है।
लावा यहाँ नज़दीक में था, ज़्यादा पड़ गया। आप दूर वाले क्षेत्र में जैसे जैसे चलेंगे लावा कम पहुँचा होगा, वहाँ ढलाई कम हुआ, तो वहाँ कमज़ोर है ढलाई, तो वहाँ फोड़ना आसान है। तब देखिएगा तो ये झारखंड दूर पड़ा कि नहीं पड़ा, तो दूर जब पड़ा तो यहाँ जब हम लोग खोदते हैं तो जितना लोग उस बैकुंठपुर में दबे हुए थे वो सब क्या बन गए, कोयला बन गए। क्या बन गए, कोयला। तो झारखंड में जब खोदते हैं तो खोदना भी आसान, क्योंकि ढलाई कमज़ोर हुआ है, लावा कम पड़ा, खोदना भी आसान, और नीचे जो लोग दबे हुए थे वो लोग कोयला बन गए। जो जानवर बना था, जो जानवर दबा था, पेड़ दबा था, पौधा दबा था, जितने जंतु थे वो सब अंदर है। कुछ वर्षों के बाद पेड़ पौधा क्या बन गया, कोयला। तो झारखंड में जब खोदते हैं तो वही क्या निकलता है, कोयले निकलता है। अब देखिए यहाँ से ये आंध्र प्रदेश भी तो नज़दीक में है, तो आंध्र प्रदेश में भी जब खोदते हैं तो ये महाराष्ट्र की अपेक्षा यहाँ कम ढलाई है, तो यहाँ के लोग भी बैकुंठपुर में गए हैं, तो यहाँ भी खोदेंगे तो कुछ निकलेगा। तो यहाँ भी जब खोदते हैं आंध्र प्रदेश में तो खनिज निकलता है। उड़ीसा के लोग भी बैकुंठपुर में गए हैं, यहाँ से भी खोदते हैं तो कोयला निकलता है। ठीक, तो ये सारे लोग दबे हुए हैं। और ये सब को कहते हैं पठारीय क्षेत्र। इस सब में लावा फैल गया और ऊंचाई बढ़ा दिया, तो जब ऊंचाई बढ़ गया तो पठार बन गया। अब यहाँ से जब बात आती है कि देखिए कोई भी चीज़ का जब टक्कर होता है ना, तो सामने से उसका क्या होता है, सामने वाला पोजीशन खराब हो जाता है। अब मान के चलिए हम जाएंगे दीवार में लग जाएंगे, हमारा भुवन सब नाक बराबर हो जाएगा एकदम व्हाइट बोर्ड के जैसे। अब कोई जान मान के चलिए ये दीवार है, इधर से कोई बस जा रही है, ठीक मानेंगे तो ये बस जा रही है। अब इस दीवार में जब जा कर के ये टकरा जाएगी, ये दूर है अभी, और जब जाकर इसमें टकरा जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा इसका थुथुर पचक जाएगा कि नहीं। पहले देखिए थुथुर कितना चौड़ा अच्छा था, आइए उसके बाद में देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, कुचा जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये सब कुचा जाएगा, पतला हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा जो हिंदुस्तान था इधर से बेचारा खिसकते जा रहा था, खिसकते जा रहा था, खिसकते जा रहा था, आ जाके जब अंगारा लैंड में ठोक दिया तो उसका थुथुर कुचा गया। देखिए जम्मू कश्मीर पतला हो गया है, ये कुचा गया जब, तो ये पतला हो गया। अब जब ये पतला हो गया तो ये पहाड़ बन गया। दूसरा बात, जहाँ टक्कर होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जहाँ टक्कर होता है वहाँ क्या हो जाता है, ये गैप हो जाता है। ये होना चाहिए था ऊंचाई इतना, लेकिन यहाँ पर खाल हो गया, गड्ढा हो गया ना। हाँ, तो ये जब गड्ढा हो गया तो भारत जब जाकर टकराया, किससे टकराया, हिंदुस्तान जाकर के ऊपर अंगारा लैंड से टकराया। किससे टकराया, अंगारा लैंड से। कौन टकराया, गोंडवाना लैंड। तो जब टकराया तो बीच में क्या हो जाएगा, ये गड्ढा, जहाँ टकराता है वहाँ पे गड्ढा। जैसे यहाँ पे ही टकराएगा तो बीच में गड्ढा हो गया। अब इस बीच में गड्ढा को भरने के लिए इसमें कुछ डालिएगा तब ना भर के आएगा, और तब इसके बराबर में होगा। ठीक, तो ये तो गड्ढा हो गया। अब इस गड्ढा को भरने के लिए देखिए वही आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान गड्ढा बन गया है। इधर वाला आपका ऊंचा है और इधर वाला आपका ऊंचा है। जब टकराया तो बीच में क्या बन गया, ये गड्ढा बन गया। अब उस गड्ढा को भरने का क्या उपाय है भाई, तो जितने सारे पर्वतीय नदी होते हैं, पहाड़ों से जो नदियाँ आती है वो सब अपने साथ कचरा लेकर आती है, और उत्तर भारत के विशाल मैदान गड्ढा है, इसमें गिरती है, और गिरने के बाद विशाल मैदान को धीरे 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 भरते जा रहा है। दक्षिण भारत के ऊंचाइयों पर से, पहाड़ पर से जब नदियाँ निकलती है, जैसे सोन नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये सब जब निकलती है तो किधर जाएगा, गड्ढा की ओर जाएगा। तो गड्ढा किधर है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में। इधर से भी जाता है कचरा लेकर के, उत्तर भारत के विशाल मैदान में भर देता है। तो धीरे 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 हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदान अब कुछ लेवल में आ गया है। पहले क्या था, ये सब गड्ढा था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पठारी क्षेत्र है। अब पठार के बारे में समझते हैं। ये सब पठारी क्षेत्र हो गया। अब कौन सा पठार कहाँ होगा ये आपसे पूछता है। तो महाराष्ट्र में ढलाई बहुत मजबूत हो गया, बहुत मजबूत हो गया ना, तो इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। वहीं पर नीचे आइएगा तो कर्नाटक का पठार हो गया। तो ये टोटल महाराष्ट्र दक्कन के पठार में नहीं आता है। कुछ महाराष्ट्र के रहने वाला भाग ये सब नागपुर वगैरह में आते हैं। किस में आएगा, नागपुर में। तो नागपुर का ये पठार हो गया। यहाँ पर ये देखिएगा तो ये नागपुर में कोई एक जगह का नाम है जिसका विदर्भ की क्या बोलते हैं उसी को। तो विदर्भ के आसपास में ये सब नागपुर के पठार बोलेंगे। महाराष्ट्र वाले पश्चिमी भाग को दक्कन का पठार बोलते हैं।
और जब ये नागपुर का पठार है तो नज़दीक में है तो यहाँ ज़्यादा है तो नागपुर का पठार। आज जब इसी प्रकार के ढलाई जब झारखंड में जाइएगा तो कम हुआ है, लावा यहाँ से दूर है तो कम पहुँचा, ढलाई कम हुआ, तो यहाँ जब कम पहुँचा तो यहाँ छोटा नागपुर का पठार। तो झारखंड किस पठार में आएगा? छोटा नागपुर का पठार। तो एग्जाम में बार बार पूछता है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में? झारखंड, नागपुर का पठार महाराष्ट्र, दक्कन के पठार दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, दक्कन के पठार महाराष्ट्र। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में जब आइएगा यहाँ पर तो यहाँ भी गया है लावा यहाँ पर, तो इधर आंध्र प्रदेश में रायसीन के पठार। कौन? रायसीन के पठार। आंध्र प्रदेश में रायसीन के पठार, महाराष्ट्र में दक्कन का पठार, और कानपुर के नागपुर के आसपास में नागपुर का पठार, और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। इतना याद रहेगा।